बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए खारिज कर दिया है और यकीनन ये जो शॉर्ट नोटिस आया है या शॉर्ट ऑर्डर जिसको आप कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज हमने सोचा कि बात करना बहुत अहम है। एक तो अपने आप में ये केस बड़ी अहमियत का हामिल रहा, फिर दूसरी जानिब अब जबकि ये शॉर्ट ऑर्डर आ गया है तो बहुत सारे हलकों में चेमगोइयाँ ये हैं कि अब हुकूमत के पास क्या चॉइसेस है। यकीनन हुकूमत के मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन इस हसास तरीन मामले पर बात करने के लिए हमने जहमत दे रखी है जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। अकरम शेख एडवोकेट हैं आप, और हमारे साथ मौजूद होंगी जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहबा। उन सब से भी बात करेंगे, लेकिन नुक्ता यह है कि आज जो इजाफी नोट है उसमें अहम तरीन बातें की गई हैं। उसमें कहा गया है कि कोई जज कानून से बालातर नहीं है, पहली ये। दूसरी इजाफी नोट के मतन में लिखा गया कि जजेस को दीगर शहरियों की तरह बुनियादी हुकूक भी हासिल हैं। इसके अलावा जजेस के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आज़ादी के लिए लाजमी जुज़ है। ये इजाफी नोट का मतन है। अब इसी के अगर हम रेफरेंस के मामलात में चले जाएं तो हमें याद है कि जब ये रेफरेंस शुरू हुआ था उस वक्त भी काफ़ी लिए दिए थी। ये कहा जा रहा था कि हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है या हुकूमत की तरफ से बड़ा कदम है, देखना यह है कि कहाँ तक लुक फॉरवर्ड होगा ये मामला। तो अब जो सूरत हाल है वो FBI के थ्रू भी इन्वेस्टिगेट होगी, फिर हुकूमत के पास चॉइसेस का मामला भी है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो लास्ट स्टेज है जहां पर जाकर ये सारा फैसला होना है। तो बात की लेते हैं जरा सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट शख्सियात से, इनको वेलकम करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, वेलकम करती हूँ आपको शो पे। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज आ रही है? शाइख उस्मानी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? एडवोकेट में पहले 5 मुकदमे में शामिल होते हैं। शाइख उस्मानी साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम। ओके, लाइन में डिस्टॉर्शन है। आई थिंक हम बात करते हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहबा से। नासिर साहबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहबा, अहम तरीन जाहिर है फैसला, बड़ा फैसला, कैसे देखती है? सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि एक रेफरेंस का दाखिल होना, फिर उस रेफरेंस के प्रोसीडिंग्स जिस हद तक हमने फॉलो किया और यकीनन आपने भी किया होगा, अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस रहा है। कैसे देख रही हैं अभी तक की जो फाइंडिंग्स आई हैं शॉर्ट ऑर्डर में? असल में 7-3 का फैसला है ना, 7 जजों ने तो एक फैसला दिया है और 3 ने इख्तिलाफी दिया, लेकिन 7 जजेस का चूंकि मेजॉरिटी फैसला है उसी के ऊपर हम पाबंद हैं और उन्होंने इस रेफरेंस को क्वॉश कर दिया है इनकी पिटीशन पे काजी फैज ईसा की, और ये कहा है कि ये जो रेफरेंस है ये ठोस मुशाहिदात पे क्योंकि नहीं है और इसके शायद कोई बदनीयती की बात भी उन्होंने की हो। जी बिल्कुल की है, तो आया नहीं तो पता लगेगा कि क्या है। और मैंने तो सिर्फ सरसरी सा सुना है जो भी आपने बताया कि क्या उन्होंने इसकी तरफ इशारतन कहा है, लेकिन ये वाकई एक मुनफरद फैसला है। और मेरा ख्याल है ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि जुडिशल काउंसिल के पास केस गया हो। इफ्तिखार चौधरी का था, लेकिन उसमें खाली इफ्तिखार चौधरी नहीं थे, उसमें तो बहुत सारे जजेस को मुलव्वस किया हुआ था ना, और एक और कोर्ट इंडिपेंडेंट बना लिया था मुशर्रफ ने, और फिर मार्शल लॉ की बात भी थी। तो वो नौयत कुछ और थी, इसकी नौयत कुछ और थी कि एक जो वाहिद जज थे काजी फैज ईसा, उनके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल की गई, और ये फाइल की गई 13 महीने पहले। और कुछ मालूम होता है कि किसी गुमनाम शख्स ने कुछ सदर ममलिकत को कोई मालूमात फराहम की और उस पर बगैर उन्होंने तफ्तीश करवाए, बगैर कुछ मालूमात अपने तरफ से हासिल किए, उजलत में एक रेफरेंस डाल दी। तो एक तो ये मुनासिब बात नहीं है कि ये 3 सतून है हमारी रियासत के, अब 14 सतून तो माशाल्लाह आप भी हैं जो मीडिया का है, लेकिन इन सतून का आपस में टकराव जो है ना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर इन हालात में, जिस हालात में से इस वक्त सारी दुनिया गुजर रही है और हम गुजर रहे हैं, यकजहती का सबूत देना चाहिए तमाम जो सतून है रियासत की। तो ये हमारे लिए कुछ शर्मिंदगी का बायस हुआ है, जो भी नतीजा निकला है ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर वाकई ये करना था रेफरेंस और कुछ मालूम होता था कि इसमें ठोस वजूहात हैं करने के, तो पहले इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करके सुबकी की तरफ इशारा कर रही हैं आप नासिरा साहबा कि सुबकी हुई है इस रेफरेंस से? यकीनन तो हुई नहीं कि देखिए ये बात ऐसी आ जाए अदालत में और 10 जजेस जो हैं वो इस केस की सुनवाई करें और फिर उनमें से अक्सरियत कह दे कि जी ये सारा मामला ही गलत था, तो ये कुछ अच्छी बात तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। ओके नासिर साहब, आपकी टेक करने कहते हैं ना, आप ठंडा करके खीर को खाएं तो उसका मजा अच्छा होता।
ये तो बात ही सारी गलत है। अच्छा, अच्छी दलील दे रही है नासिर साहबा। मैं जरा जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब की तरफ भी जाऊंगी और सुप्रीम कोर्ट बार के फाउंडिंग के सदर हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं, एडवोकेट अकरम शेख साहब, उनसे भी बात करेंगे जरा। लेकिन शाइख उस्मानी साहब, नासिर साहबा ने ये कहा कि अगर ये खीर ठंडी करके खा ली जाती तो मामला बेहतर होते, जल्दबाजी की गई हुकूमत की जानिब से, रेफरेंस दायर कर दिया गया, फिर अब हमने देखा कि शॉर्ट ऑर्डर के जरिए बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी है। आप समझते हैं ये इबहामी ऑर्डर है या इसमें क्लियर है वर्जन के जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर उनकी एहलिया और उनकी जायदाद और मनी ट्रेल के मामलात को बड़े क्लियर अंदाज से पेश किया गया है कि मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़ाहिर FBI करेगा और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो लास्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां से ज़ाहिर जो भी उसका फैसला होगा वहां पे होगा। नहीं देखिए, ये अभी तो शॉर्ट ऑर्डर हुआ और उसके बाद शायद डिटेल्ड ऑर्डर आ गया कि नहीं आया, मैंने अभी देखा नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा डिटेल्ड ऑर्डर। लेकिन ये जरूर देखा है कि शायद बदनीयती का उसमें लफ्ज लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो अब ये सब देखिए, जहाँ तक कि अभी सिचुएशन अभी जो सामने है वो ये कि रेफरेंस तो क्वाश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। जो शो कॉज नोटिस फायज ईसा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की थी वो खत्म हो गई। जो नोटिस FBI ने उनकी वाइफ के को दी थी पहले वो भी खत्म हो गई। अब उन्होंने ये कहा है कि चूंकि अब ये सिर्फ एंटायरली एक टैक्स मैटर था, वो भी उनकी वाइफ का टैक्स मैटर था, और ये चीज सामने आ गई कि उनकी वाइफ की अपनी इंडिपेंडेंट इनकम थी और वो प्रॉपर्टीज उनके पैसे यहाँ से ट्रांसफर हुए थे बाहर, तो उसमें तो उनके हस्बैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनके हस्बैंड तो अलग हो गए। अब वो रेफरेंस तो खत्म हो गया। अब जो कार्रवाई है वो सिर्फ FBI उनकी वाइफ के खिलाफ, जिस तरह नॉर्मल नोटिस होती हैं हर एक को मिलती रहती है नोटिस FBI से, ये हो गया वो हो गया, आप शो कॉज करें, ये करें, फिर आप आदमी जवाब देता रहता है इनकम टैक्स एडवाइजर, उसके बाद कार्रवाई होती है, अगर कोई उसमें प्रूव हो जाए तो उसके पेनल्टी वगैरह होती है, तो वो चलेगा मामला उनका। तो ये इस तरह से मामला चलेगा। शाहिद साहब, एक चीज मुझे समझाने के लिए और मेरे नाज़रीन के लिए भी, जो अभी हम बात कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड नासिर साहब ने इस तरफ इशारा किया है, इदारों में टकराव की एक बात आती है, इदारों का वन पेज पर चलना, एक दूसरे के साथ चलना, मतलब ये रेफरेंस दायर करना इन हालात में हुकूमत की ये हो सकता है इंपॉर्टेंस रखता हो और उसने अपनी दानिश में ये फैसला लिया हो, लेकिन आप समझते हैं कि हालात और वाकयात इस तरफ, जाहिर है हमने माजी में देखा, नासिर साहब ने बताया कि इस तरह के रेफरेंस आए, गो कि उसकी नौयत मुख्तलिफ रही थी, लेकिन उसके रिपरकशंस जो है वो बहरहाल पाकिस्तान को देखने पड़ गए। क्या आप समझते हैं कि इस रेफरेंस में भी मामलात ऐसे थे जिसमें बहुत हद तक मोहतात रवैया अपनाया गया? देखिए, इससे तो बहुत सी चीजें बाहर निकलेंगी। एक तो पहली बात ये होगी कि जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस होता है दूसरे अदारों का मामलात में जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसमें काफी कंट्रोल आ जाएगा, चेक आ जाएगा। अब उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोर्ट्स हमारी स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं और वो इंडिपेंडेंट फैसले ले सकती हैं। तो ये एक किस्म का चेक मेट हो जाएगा, वो बड़ी अच्छी चीज है हमारे मुल्क के लिए। और दूसरी बात जो ये है कि एक जज की अपनी डिग्निटी बढ़ गई। जज को ये पता चल गया कोई जबरदस्ती और बदनीयती से कोई उसके खिलाफ तलवार उसके सर पे नहीं लटकाएगा और वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है। इससे हमारा जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट पैदा होगी, तो हर लिहाज से बेहतरी आएगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा और ये जो चेंजेस आएंगे लेकिन बेहतरी आएगी। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं अकरम शेख साहब को। आप फाउंडिंग सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला रहा, आप भी फॉलो करते रहे होंगे और यकीनन मीडिया भी इस मामले को देख रहा था, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दें कि इस ऑर्डर की रोशनी में आप समझते हैं कि वो सारी चिमगोइयां जो कि जाहिर है जजेस या जज साहिबान के लिए या बिलखुसूस इस हवाले से बात आ रही थी, उसमें किसी हद तक एक ठहराव आ गया है? बहुत शुक्रिया मोहतरमा सना हाशमी साहिबा, शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में कमेंट के लिए लिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में और उसके वक़ार में और उसके एहतराम में और दस्तूर की बालादस्ती में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में एक माइलस्टोन फैसले की हैसियत रखता है। जहाँ तक मोहतरमा नासरा इकबाल साहब ने कहा कि ये इख्तलाफी फैसला है, ये कोई इख्तलाफी फैसला नहीं है। ये 10 के 10 जज साहबान ने
10 से 9 जज साहबान ने इसको क्वाश किया है, नोटिस को भी क्वाश किया है। अकरम साहब, आपकी लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, आई बिलीव के मेरी लाइन में अब डिस्टॉर्शन है या ठीक है? अब नहीं है, अब बात कीजिए, अब ठीक है। देखिए मोहतरमा सना हाशमी साहबा, इसमें कोई इख्तिलाफी बात नहीं है। अच्छा। 10 में से 9 जज साहबान ने बैक जुम्बश कलम इसको क्वाश किया है और इज्जत माब जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस में से हैं जी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा है जिसमें उन्होंने इस मामले को टैक्स अथॉरिटीज को रेफर करने से इज्तनाब किया है, बनाबरी कि जो टैक्स का मामला है वो जज साहबान से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन 7 जज साहबान का फैसला भी इस हिकमत पे मबनी है कि अगर एक जज साहब की अहलिया मोहतरमा या उनके बच्चों के मुताल्लिक कोई सवालिया निशान उठता है तो अदालत उज़्मा ने अपने वकार को इस अंदाज में असर्ट किया है कि हम उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते और हम किसी को ये बात करने का मौका नहीं देंगे कि जज साहबान की अहलिया मोहतरमा या उनके बच्चे अगर उनके नाम जायदाद है तो वो किसी एहतसाब से बाला तर हैं। लेकिन उन्होंने कहा उसका फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय टैक्स अथॉरिटीज हैं और उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि नोटिस दें, ऑफिशियल एड्रेस पे नोटिस दें, 60 दिन के अंदर वो कार्रवाई मुकम्मल करें, उसके बाद 75 दिन में वो फैसला दें और वो फैसला जाहिर है सब्जेक्ट टू अपील या जितने भी प्रोसीजरल रेमेडीज हैं वो उनके ताबे फिर वो फैसला जो हो वो इज्जत माब चेयरमैन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके सामने रखा जाए और फिर वो फैसला करें उसके हुस्न कुबा को देखकर। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें दोनों जो एक तो विंडिकेशन हुई है मुकम्मल तौर पर, जजेस की जासूसी का जो यहाँ एक खिलवाड़ जारी था बहुत अरसे से, बाकी भी लोगों की जासूसी होती है लेकिन जज साहबान की खास तौर पर वो एक सेंसिटिव पोजीशन में बैठे हैं, उन्होंने अदल करना है रियासती इदारों के दरमियान और एक आम शहरी के दरमियान, इसलिए उनका तहफ़्फ़ुज़ एक दस्तूरी जिम्मेदारी है। ओके अकरम साहब, बड़ी अच्छी डिबेट की तरफ आप लेकर आए हैं बात को, जरा मैं इसी बात से फिर जरा शायक उस्मानी साहब का भी ओपिनियन लूंगी, आपका भी। बात सुन लीजिएगा, मुझे मगरिब की नमाज का मेरे इस्लामाबाद में वक्त होना, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, उसके बाद आप सारे अपने शुरका से बात लीजिए। अच्छा आप बात कर लें अकरम साहब, बात खत्म कर लेने दें, उसके बाद इज्जत माब शायक कर लीजिए, फिर हम ब्रेक ऊपर ले लेंगे, ब्रेक कह दें एमसीआर को। आप अकरम साहब अपनी बात करें। इस फैसले में सिल्वर लाइनिंग ये है, आपको पता है जस्टिस इफ्तिखार अहमद साहब का फैसला, मैं भी उसमें वन ऑफ द पिटिशनर्स की तरफ से काउंसिल था, लेकिन उसके बाद अरसलान इफ्तिखार के मामले में बहुत जो है वो गंद उछला और उसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों ने उंगलियां भी उठाई। सुप्रीम कोर्ट के 7 फाजिल जज साहबान ने उसका रास्ता बंद किया है कि अगर आपको किसी जज की फैमिली पे भी कोई एतराज है तो उसका फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, जजेस की सर्वेलेंस बंद करें और गैर कानूनी जो आपने ARU के नाम से अदारे बना रखे हैं जो पूरे शहरियों को हरासा करने में लगे हुए हैं, ये जस्टिस बाकर साहब, मकबूल बाकर साहब और मंसूर अली शाह साहब का जो नोट है ये वाजे करता है आर्टिकल 4 के अंदर दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को जो शहरी को भी हासिल है और जज को भी हासिल है, और वो ये मैंडेट करता है कि जब तक कोई लेजिस्लेशन पीछे ना हो आप अदारे इस तरह सरकार कोई जासूसी का इंतजाम नहीं कायम कर सकती। गुड पॉइंट अकरम साहब। ये इसकी जो इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो जस्टिस मकबूल बाकर और मंसूर अली शाह साहब। I got your point अकरम साहब, I'm really sorry I'm cutting you क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ आ गया है। शिबली फराज साहब ने 7 जज साहबान ने जज साहबान की फैमिलीज के लिए, अगरचे मकबूल बाकर साहब ने बजा तौर पे कहा कि इस तरह तो फिर हर जज की फैमिली के मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल, लेकिन इसमें बड़ी अहम नुकात और सवाल हैं, वो मैं अकरम साहब आपसे चाहती थी कि हम करें लेकिन अभी तक मौक़िफ़ खैर बहरहाल नहीं है, अभी वो ऑर्डर पढ़ के ही सुना रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इनके हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी सुन लेंगे और फिर जरा कानूनी पेचीदगियों के हवाले से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे शहजाद अकबर साहब को, मामले खुसूसी हैं, और शिबली फराज साहब को। वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। लेकिन एक बात जो मैं अभी तक समझ पाई, उसमें उन्होंने लिखा, बता रहे थे कि आर्टिकल 9 के तहत किसी भी शख्स जो है, कोई भी शख्स 3 तरीके से जज से सवाल करने का मजाज हो सकता है या किया जा सकता है जज से सवाल। अब हम यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं कि बिल्कुल सवाल किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद नहीं बल्कि हकीकतन इसी नुक्ते को देखते हुए इस पर समाअत भी की, और फिर ज़ाहिर इसके हम इसको फॉलो करते रहे थ्रू आउट इस अहम तरीन केस को। अब मामला ये है कि हुकूमत के पास क्या क्या मज़ीद दलाइल मौजूद हैं। फ़ारूक नसीम साहब गो के एक ज़ाहिर बड़े मंझे हुए बैरिस्टर हैं, लेकिन कहने वाले बहरहाल ये कह रहे हैं कि इस मामले पर हुकूमत को किसी हद तक नहीं बल्कि अच्छी खासी हद तक सुबकी हुई है। फिर जब अभी हम बात कर रहे थे जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा से, तो उन्होंने भी कहा कि टकराव की जो कैफियत है उससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। अकरम शेख साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये जो पूरा फुल बेंच का जो फैसला है वो इस बात की गमाजी करता है कि इस तरह के रेफरेंसेस करके या जो मुलायन करने की एक, मैं वो लफ्ज़ क्योंकि ऑर्डर में कहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम इस तरह से मुलायन करना या एक दूसरे के ऊपर सवालात उठाना बग़ैर किसी तहकीक के, अच्छा जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे अकरम शेख साहब, वो कह रहे थे जासूसी वाला एलिमेंट। ये हमने पिछली पूरी प्रोसीडिंग्स में देखा कि बदनीयती की भी बात की गई और फिर जासूसी वाला लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो प्राइवेसी जो है वो आईन पाकिस्तान हर शख्स की देता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यानी एक आम शख्स की प्राइवेसी भी उतनी ही मुकद्दम है जो किसी भी हाउस या किसी भी अहम तरीन इदारे के कस्टोडियन की हो सकती है। तो आईन पाकिस्तान तो हमें इस बात की पूरी तरह से इजाज़त देता है, लेकिन दर हकीकत हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ होगा, ज़रा सुनाइएगा जी क्या कह रहे हैं शिबली फराज साहब। ज़रा हुकूमत का मौक़िफ़ भी देख लें कि वो किस अब टोन पे जाना चाहती है। कि वो गो के 60 दिन का वक्त है, 7 दिन का वक्त है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो केस है, मामला है, वो बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ही सामने जाएगा और फिर वहाँ से पूरी तरह से इसका फैसला सामने आएगा। शॉर्ट ऑर्डर में बहरहाल ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ये पूरे तरीके से मामले में बदनीयती, ये कल भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था कि बदनीयती की जा रही है या की गई है। और परसों वाले केस का अगर मैं तस्करा करूं तो उसमें यहाँ तक भी अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, जब हेयरिंग हो रही थी तो कहा गया था कि एहतसाब के नाम पर बदनीयती है। तो अगर ये है तो फिर हुकूमत को इसका जवाब देना होगा, इसीलिए हम इस पर कॉमेंट नहीं कर रहे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि एक रेफरेंस दाखिल करना और उसके बाद फिर इस मामले को यहाँ तक लेकर जाना। शायद उस्मानी साहब, कन्फ्रंटेशन तो हुकूमत नहीं चाहती, लेकिन रेफरेंस दायर करने का मकसद एहतसाब के अमल और एहतसाब की शफाफियत था। आप समझते हैं कि इस डगर तक आने के बाद वो जो हम पहले बात कर रहे थे, सॉरी ओके, नासिर साहब हमारे साथ है। नासिर साहब, कन्फ्रंटेशन की बात नहीं कर रही है हुकूमत, कह रही है कि हमारे पास जवाबात हैं लेकिन हम टकराव की कैफियत की तरफ नहीं जाना चाहते, विच इज़ वेरी गुड साइन। हाउ यू सी अबाउट इट कि अब ज़ाहिर है एक ऑर्डर भी मौजूद है, फिर उसकी पूरी डायरेक्शन मौजूद है कि एफबीआर ने क्या करना है, बाकी सारे का मुतालिका इदारों ने क्या करना है। आप समझती हैं कि जिसे कहते हैं क्लियर पिक्चर हो गई है, जैसे अकरम शेख साहब कह रहे थे, मजीद मुस्तहकम और बावकार होकर अदलिया का एक और रूप देखने को मिला है इस रेफरेंस के होने से? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि हम रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे। पार्टी थे ना, इसमें फरीक थे, जो स्टेट था उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके जो पिछले लॉ मिनिस्टर ने फरोग नसीम साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कोई बात नहीं की कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। इसका मतलब है कि ये फैसला जो है ये अब फाइनल है, और इस फैसले के मुताबिक तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी की तरफ नतीजा जाएगा कि एक मुस्बत फैसला आ गया है और उसके आगे कोई कार्रवाई और नहीं होनी, माँ सिवा के एफबीआर जो है वो उनकी एहलिया के जो भी हैं अपने वसाइल हैं और जो उनकी आमदन है उसके बारे में 70 दिन या जितने भी दिन दिए हैं उनमें अपना फैसला करके और बताएगी तफ्तीश के उनके जो हैं कोई पेनल्टी तो नहीं लगती। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी एग्रीकल्चरल लैंड की आमदन थी जिससे उन्होंने फिर बेच के एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं साफ तरीके से पैसे यहाँ से बिछाए 0.7 मिलियन पाउंड और वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी। तो फिर अब एफबीआर का और उनकी एहलिया का ताल्लुक रह गया, इसका अदलिया से कोई लिंक ऐसा नहीं रहा। ओके, यानी कि ये बड़ा एक आम ही केस हो गया इस तरह से, जो बहुत एक खास केस था वो अब
एक आम ही केस हो गया है। नासिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन शायद उस्मानी साहब, अभी शिब्बी फराज साहब और जो शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा, और ये बात दलाइल में भी बार बार आई है, फरोग नसीम साहब ने भी बार बार ये बात की कि आर्टिकल 9 के तहत किसी भी कोई भी शख्स 3 तरीकों से जज साहिबान से सवाल करने का मजाज हो सकता है या कर सकता है। आप समझते हैं कि वो तीनों नुकात को सामने रखते हुए इस रेफरेंस को दाखिल किया हुकूमत वक्त ने? और दूसरी नुक्ते पे जो बात अकरम शेख साहब कह रहे थे कि कल भी हमने इसको फॉलो किया था केस को, और ज़ाहिर मुसलसल बुनियादों पर कर रहे रिमार्क्स हैं अदलिया के कि बदनीयती पर मबनी केस रहा, जासूसी के अल्फाज इस्तेमाल हुए। आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक शख्सी आज़ादी को भी पामाल करती हैं? शाइक साहब जी, वो शायद गवर्नमेंट में जो मर्जी कहें वो, लेकिन जो चीज़ सामने आई है और जो शवाहिद सामने थे उनसे साफ जाहिर होता था कि इसमें जासूसी यकीनन हुई, यानी लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो की गई। और दूसरे ये कि इसमें बदनीयती भी, अब कोर्ट ने ये कह दिया, बदनीयती का एलिमेंट भी था और इसमें कुछ मुहर्रकात थे जिसकी वजह से ये किया जाता था। और इसमें कोई प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं थी। केस यकीनन ये टैक्स का मैटर था, लेकिन इसको उन्होंने टैक्स से हटा करके रेफरेंस फाइल कर दिया जज के सामने। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ सामने नजर आती थी, इससे साफ जाहिर होता था कि उन्हें खामियां बहुत सी थी इसके अंदर, और वो कोर्ट ने सही फैसला किया, उसको बर्खास्त कर दिया। अब इसके बाद जो होगा वो ये कि उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है जी, उनकी एहलिया जो है वो सामने आई कोर्ट के, और उन्होंने बताया अपनी सारी कि वो खुद पैसे अर्न करती थी, उन्होंने अपने पैसों से चीज़ें खरीदी हैं और ये अपने पैसे उन्होंने बाहर भेजे थे। तो अब जो अगर FBI उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो वो यकीनन करे। FBI तो वैसे भी करती रहती है, हर एक के खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजते रहते हैं, तो वो करते रहेगी कार्रवाई, लेकिन उससे जज साहब का कोई ताल्लुक नहीं। शाइक उस्मानी साहब, ज़ाहिर हम लोग तो तिफले मकतब है, आपने तो जिंदगियां इस सारे सिस्टम को देखते हुए लगा दी। कितना रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, सोसाइटी बहुत सारे मामलात पर हुकूमत की, आपको मालूम है मैं इस पर कानूनी ही आपसे नुक्ता लूंगी, सियासी नहीं ले रही, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत को ये सुक्की है और इसके रिपरकशंस आ सकते हैं मुस्तकबिल में? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसका रिपरकशन तो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। आप देखिए ना कि एक ये रेफरेंस प्रेसिडेंट साहब ने फाइल किया था, द हेड ऑफ द स्टेट जो है उन्होंने फाइल किया था। बहुत रेयर होता है कि प्रेसिडेंट फाइल करें, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट ने फाइल किया था ये रेफरेंस। तो अगर प्रेसिडेंट साहब ने एक रेफरेंस फाइल किया जो कि कोर्ट ने ये समझा कि वो बदनीयती पे मबनी था, तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो गई ना कि प्रेसिडेंट की तरफ से एक बदनीयती का सामने चीज आई है। तो इस पे इंक्वायरी होगी तो इससे तो बहुत सी खराबियां निकल सकती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को अब अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, या तो अब क्या करेंगे ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब तो वो रिव्यू में नहीं जा रहे शाइक साहब, उन्होंने मना कर दिया। रिव्यू में तो जा ही नहीं सकते वो, चूंकि इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें रिव्यू हो सके। रिव्यू के लिए तो बड़ी स्पेशल लिमिटेड स्कोप होता है ना रिव्यू का। अगर ये रिव्यू में जाएंगे तो और मुसीबत में पड़ेंगे। ये तो उन्होंने अच्छा फैसला किया कि रिव्यू में नहीं जा रहे हैं। अब वो देखेंगे कि FBI क्या फैसला करती है और क्या किस नतीजे पर पहुंचती है, और वो कोशिश यही करेंगे किस तरीके से वो कनेक्ट कर दें उसको जो उनकी वाइफ की जो प्रॉपर्टी के अफेयर थे वो फायज ईसा साहब के साथ, लेकिन सामने तो वो चीज़ नहीं आई, ऐसी चीज़ सामने कोई। शाइक साहब, लास्टली कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। मुझे बताइएगा कि अभी तक जो आपने सारी मामलात को देखा, इसमें मुझे माजी की कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है नासिर साहबा से भी बात हो रही थी तो उसमें थी कि सदारती रेफरेंस तो माजी में भी दायर किए गए हैं, सदारती रेफरेंस आए हैं सामने, लेकिन आप समझते हैं कि जो माजी की कुछ नज़ीरें हैं, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वाले से हो जो उस दौर में आया सामने, या फिर इफ्तिखार चौधरी वाला मामला हो, आप समझते हैं इस सारी चीज़ों ने सिस्टम को किसी हद तक झटका पहुँचाया था और इस केस ने किसी हद तक उसको स्ट्रेंथनाइज किया है? नहीं, देखिए, ये तो चीज इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसके बाद से ये चीज सामने आई कि इस आर्टिकल को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है आइन में, उसको मिसयूज किया जा सकता है, और वो कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में मिसयूज किया गया, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी। उसके बाद तो आप देखते हैं कि जजेस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, जुडिशरी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, और वो जुडिशरी जो कि एग्जीक्यूटिव की हैंड मेडन होती थी वो इंडिपेंडेंट हो गई। एक बड़ी जबरदस्त काम हो गया। अब इस दफा ये चीज साबित हो गई
کہ اگر کوئی دوسرے ادارے انٹرفیئر کرتے ہیں اس جوڈیشری کے معاملے میں تو اس میں بھی کورٹ انٹرفیئر کرے گی اور یقیناً اس کو نہیں ہونے دے گی. یہ اب ایک چیک میٹ ہو گیا باقی کسی ادارے کا انٹرفیئرنس کے اوپر. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ اور اکرم شیخ صاحب. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اس سیگمنٹ کو کرنے یا اس آج ظاہر ہے یہ اہم ترین موضوع تھا، اس پر بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ اوپینین لینا بہت ضروری تھا. تو ہم نے سوچا کہ ظاہر ہے اس پر بات بھی کی جائے اور تھوڑی اس کی جو نیٹی-گریٹیز ہیں اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے. بریک لے رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سندھ میں دہشت گردی کے واقعات کی بات کریں گے. کراچی میں بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، گوٹکی اور لاڑکانہ میں بھی دہشت گردوں کی ان کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت کے پاس حکمت عملی کیا ہے، سندھ کی سطح پر بات کریں گے. رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ سندھ میں جو یہ تازہ ترین دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اب ذرا اس پر بھی بات کیے لیتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد، آپ ایڈیشنل IGP CTT سندھ ہیں، اور ہمارے ساتھ صوبائی وزیر بھی موجود ہیں ناصر حسین صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. سب سے پہلے ذرا ناصر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر جمیل سے بھی بات کریں گے. ناصر صاحب، کیا فائنڈنگز آ سکی ہیں ابھی تک جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں احساس پروگرام بالخصوص کراچی میں، گھوٹکی میں اور لاڑکانہ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز آئی ہیں آپ کے پاس ناصر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن جی یہ بڑا ہی جو حملے ہوئے ہیں، بزدلانہ حملے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے، ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ نے اس پر سخت نوٹس لیا ہے چیف منسٹر صاحب نے. اور جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ امن قائم کرنے میں ہماری پاک فوج اور خاص طور پر رینجرز اور سندھ پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ امن قائم ہوا. جو دہشت گردوں کے عزائم تھے وہ خاک میں ملا دیے گئے. لیکن یہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں یہ کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. اوکے ناصر صاحب، ہمارے پاس ہو سکتا ہے غلط یا صحیح، میں آپ سے اس کی تصدیق بھی چاہوں گی، انٹیریئر سندھ کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پر کچھ زیادہ شدت پسندی ہو رہی ہے، معاملات بہتر نہیں ہیں وہاں سے. آپ کو بالخصوص میں لاڑکانہ گھوٹکی کی بات کر رہی ہوں، یہاں سے آپ کے پاس کیا اطلاعات آئی ہیں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ چھپ کر وار کرتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی جو ان کی کارروائیاں ہیں ان کا بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی ہے، پولیس نے کی ہے، ہمارے دیگر جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کی ہے. تو اس کے بہت سارے جو تانے بانے ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں. اچھا. اور دوسرے بھی جو دہشت گرد آپ کو پتہ ہے یا افغانستان سے ہو جاتا ہے یا ادھر سے کرتے ہیں یہ لوگ کوئی بھی ان کو لوکل سپورٹ کہیں بھی نہیں ہے. اور جو ہمارے رورل ایریاز ہیں یا دیگر کراچی کے علاوہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں، ایریا ہیں، وہاں پہ کسی قسم کی ان کو سپورٹ نہیں ملتی، بلکہ یہ کارروائیاں جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کرتے ہیں. اور بہت سارے گروہ اس طرح کے پکڑے بھی گئے ہیں. جمیل صاحب بہت سینئر افسر ہیں، وہ آپ کو ضرور اس پہ ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے گروہ جو بہت بڑی وارداتیں کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی دہشت گردی کی اور لوگوں میں ایک انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور کوئی بھی. لیکن ہمارا کنسرن ناصر صاحب، قطع کلامی کی معافی، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کے بہت سارے گروہ پکڑے گئے ہیں ہماری سندھ پولیس کی طرف سے، رینجرز یا ہماری جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی سپورٹ سے. بہت سارے ایشوز ظاہر ہے شیئر نہیں کیے جاتے لیکن بہت سارے گروہ پکڑے گئے اور بڑی جو وہ کارروائیاں کرنا چاہتے تھے ان کو روک لیا گیا. اور الحمدللہ ہمارے جوانوں نے اس میں کچھ قربانیاں بھی دیں اور ان کی اس دلیری کی وجہ سے بہت ساری جانیں بچی ہیں ہمارے شہریوں کی.
تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ، ہمارے چیف منسٹر صاحب اور سب لوگ اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں، رینجرز کے جوان ہوں، پولیس کے جوان ہوں، پاک فوج کے جوان ہوں، اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک ناصر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. ذرا میں ڈاکٹر جمیل سے بھی بات کر لیتی ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن ظاہر ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر جمیل ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا تانے بانے مل سکے ہیں؟ جیسے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے کافی بڑے بڑے جو ہے لوگوں کو، دہشت گرد گروہ کو پکڑا ہے، ظاہر ہے وہ ہر چیز ریویل کرنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن کس حد تک اس بات میں صداقت ہے کہ انڈیا کے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے، یا جو بارڈر پار سے لوگ آتے ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ جی یہ 100% نہیں 110% ٹرو ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے میں بلوچستان میں کچھ بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو مقامی تنظیمیں ہیں ان کو را بڑے سالوں سے سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے کئی سپائز بھی بلوچستان سے پکڑے گئے ہیں. ایک تو بڑے مشہور ہیں کلبھوشن جی. تو یہ ان تنظیموں کے تھرو بعض اوقات کراچی میں اور بعض اوقات انٹیریئر آف سندھ میں بھی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو کراچی میں چائنیز کانسلیٹ پہ اٹیک بھی ہوا تھا، اس میں بھی کچھ بلوچستان کی آرگنائزیشنز انوالو تھیں. تو وہ کچھ مقامی ایلیمنٹس جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے یہ چھوٹی موٹی وارداتیں، یہ کریکر یا کوئی پرانا ہینڈ گرینیڈ وغیرہ یہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جب سے بہت زیادہ پریشر مودی سرکار پر ڈیولپ ہوا ہے، جو کوئی تقریباً 1 سال سے انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور پھر ان کا وہ جو بائسڈ امینڈڈ سٹیزن شپ ایکٹ ہے جس میں بڑا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور پرسیکیوشن ہو رہی ہے مسلمانوں کی انڈیا میں، اور پھر خاص طور پہ جو انہوں نے ریسنٹلی منہ کی کھائی ہے لداخ میں ہمارے چائنیز بھائیوں کے ہاتھوں، تو وہ اپنی وہ فائنڈنگز تو ہیں، لیکن what I trying to ask کہ ابھی تک آپ کو کیا فائنڈنگز ملی؟ کریکر تھا، کس نوعیت کا تھا، دیسی ساختہ تھا، کس طرح کا مٹیریل استعمال ہوا، کیسے ہوئی یہ واردات؟ اور پھر ٹریل آج ہم نے دیکھی، بڑی معذرت کے ساتھ ماضی میں تو آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر معلومات ہے کہ ایک سیریز آف بلاسٹ ہم نے دیکھے ہیں سندھ میں، آج بھی اسی نوعیت کے کہیں کریکر ہو گیا، کہیں ایک اور حملہ کر دیا گھوٹکی میں، لڑکانہ میں، کراچی میں. تو کیا سچویشن، کیا فائنڈنگز آئی ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں 2 چھوٹے واقعات 10 تاریخ کو ہوئے تھے. آپ کے علم میں ہوگا ایک گلستان جوہر میں کامران چرنگی کے پاس، اور ایک قائد آباد کے علاقے میں پل کے اوپر سے ایک کریکر پھینکا گیا تھا. آج بھی یہ جو واقعہ لیاقت آباد میں ہوا ہے اس کے قریب ایک فلائی اوور ہے اور موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکوں نے پل کے اوپر سے نیچے اس جگہ پہ جہاں رینجرز کی گاڑی احساس پروگرام جو کہ ایک سکول میں ایک ان کا آفس ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ پھینکا ہے، جس سے ایک رینجر کا جوان معمولی زخمی ہوا ہے اور سویلینز اس میں زیادہ ہٹ ہوئے ہیں. تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ پل کے اوپر سے آپ گزرتے ہوئے اس طرح کا کوئی کریکر یا ہینڈ گرینیڈ نیچے پھینک دیں اور فرار ہو جائیں. یہ 10 تاریخ کو بھی ایسا ہی ہوا، اور جس روڈ پہ یہ کام ہوا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، کیا اس سے مدد لی گئی ہے؟ جی کیمراز وہاں پہ ضرور ہیں اور ہم ان کی فوٹیج لیکن وہ انفیکٹڈ ہیں. یہ میں اس کے بارے میں نہیں کامنٹ کر سکتا کہ وہ افیکٹو ہیں یا انفیکٹو ہیں، لیکن جو 10 جون کو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی ویڈیو کلپ بالکل ہمارے پاس ہے. اور آج کی ابھی تک موصول نہیں ہو سکی ہے؟ جی آج والے واقعے کی جو واقعہ ہوا ہے اس کی ابھی تک کوئی آپ کو سی سی ٹی وی نہیں مل سکی ہے؟ نہیں، وہ مل جائے گی. ان چیزوں پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، انشاءاللہ ودن 24 آورز وہ بھی مل جائے گی. اور جو گھوٹکی کا زیادہ سیریس انسیڈنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ اتفاق سے ایک گاڑی بارڈر کی طرف سے سکھر جا رہی تھی تو راستے میں گھوٹکی کا شہر آتا ہے، تو وہاں پہ چونکہ میں وہاں رہا ہوں پچھلا 1 سال پورا، جی بڑا وہ رش ہوتا ہے، دکانیں اور وہ کچھ ریڑیاں ویڑیاں ہوتی ہیں،
تو یہ کوئی تقریباً 1.5 سلو تھے. Well, let's hope, ڈاکٹر جمیل. ہم شارٹ آف ٹائم ہو گئے, ورنہ میں آپ سے ضرور اس پر بات کرتی اور ان ڈیٹیل انشاءاللہ ان فیوچر آپ سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی فائنڈنگز آنا باقی ہیں. یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ہندوستان اور بارڈر پار سے جو ناکام اپنی کارروائیاں ہیں اور اپنے مذموم مقاصد جو ہے اس کو پورا کرنے کی خواہش ہی رکھ سکتا ہے, وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.